अक्सर ये पूछते हैं लोग कि मैं कविताएँ कैसे लिखती हूँ? कब से लिखती हूँ? क्यों लिखती हूँ? ये सारे सवाल हैं। बहुत बार इनके व्यक्तिगत जवाब होते हैं, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड जवाब भी है। कविता लिखना अपने जीवन को बहुत गंभीरता से लेने के बराबर है, क्योंकि ये कोई ऐसी राह नहीं है, कविता की राह जो सभी लोग जिस पर सभी लोग चलते हैं। ये वही चल सकता है जिसको अपने समय से, अपने समाज से गहरे सवाल हों या असंतोष हो, या वो अपने जीवन को दूसरे ढंग से जीना चाहता हो। कविता एक पक्की किस्म की प्रतिरोधी धारा है जीवन की, और उस पर चलने का मतलब है कि अब बहुत सारी चीज़ों से आप असहमत हैं, आप खुद से भी असहमत हैं जैसे आपको बनाया गया। दूसरी चीज़ ये है कि इसका एक बड़ा सरोकार भी है कि ये सिर्फ एक राह ही नहीं है, ये राह कहीं जाती हुई राह है। ये किसी सौंदर्य की खोज में जाती हुई राह है। ये किसी न्याय का पथ बनाने की मंशा से लिखी जाती है, एक प्रति संसार रचने की मंशा। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, उनको ये संसार अच्छा लगता है जिसमें वो जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं रह सकता। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ, और मेरे लिए कविता अपने स्त्रीत्व को, अपने स्त्री जीवन को समझने की एक कुंजी है। और ये कैसा ही जीवन होता यदि मैंने अपने को बिना समझे हुए ये पूरा जीवन जिया होता और इस दुनिया से चली जाती। किसी ने एक बार कहा था कि ये जीवन कितना निरर्थक होता यदि इसमें मुझे प्रेम न मिला होता या मैंने प्रेम न किया होता, और एक लंबा सा जीवन जीकर मैं चली जाती या चला जाता। उसी तरह से है कविता भी लिखना। कविता एक आपके ज्ञान का, एक आत्मज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत है, और ये एक तरह से वहीं से उपजती ही है। अपने बारे में जानना, अपने समाज को समझना, अपने देश दुनिया के लोगों की अच्छाई के लिए कामना करना, एक सुंदर की कल्पना में जीना, ये एक सुंदर सा जीवन है जो लोग कविता पढ़ते हैं, लिखते हैं या फिर उसमें रुचि रखते हैं। तो मेरी कविताओं के जरिए आप एक स्त्री की जो चेतना, होने की चेतना है, उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि कविता में इमेजेस भी होती हैं, पिक्चर्स होते हैं और बिंब होते हैं। तो इन सब के जरिए आप देख सकते हैं कि एक स्त्री होने का क्या मतलब है। 20वीं 21वीं सदी में एक स्त्री किस ढंग से स्त्री है, और उसकी चाहत में कौन सी चीज़ें शामिल हैं, किन सच्चाइयों को वो कहना चाहती है, नहीं कही जाती। तो वही सब आपको इन कविताओं में मिलेगी। तो मैं पहली कविता पढ़ती हूँ, स्त्री सच है। मेरे कई संग्रह हैं, अपने जैसा जीवन, नींद थी और रात थी, स्वप्न समय, खोई चीज़ों का शोक, वासना एक नदी का नाम है, और अभी एक किताब आ रही है, प्रेम भी एक यातना है। ये तमाम एक तरह की पोएटिक फिलोसॉफिकल यात्रा है। इसके जरिए सत्य परत दर परत अपने अनुभवों के आधार पर, कल्पना के आधार पर सत्य अपने को दिखा रहा है स्त्री के जीवन के जरिए। स्त्री सच है, चारों तरफ नींद है, प्यास है हर तरफ, जागरण में भी, उधर भी जिधर स्वप्न जाग रहे हैं, जिधर समुद्र लहरा रहा है। दूर तक देख सकते हैं, समतल पथरीले मैदान हैं, प्राचीनतम सा लगता विश्व का एक हिस्सा, और एक स्त्री है लांघती हुई प्यास। एक तारा बस
देर तक भीतर ढोल पर हल्की थाप सा, देर तक भीतर ढोल पर हल्की थाप सा बजता रहा था वह आत्म प्रलाप, जिसे बार बार अनसुना करने की कोशिश में करती रही। जाने कब कब तक एक पत्ते सा डोलता रहा वह दुख, जिसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। दिन के उजाले में बदल चुकी थी चांदनी रात, सामने का हर श्रृंगार झरकर शांत हो चुका था। एक तारा था बस, एक तारा था बस जो डूबने का नाम नहीं ले रहा था। शताब्दियों से देखता आया था जो इस दुख की पुनरावृत्ति। अपनी यातना में वह सो चुकी थी, कई नींदें, कई दिन और रातें बीत चुकी थीं, कई जिंदगियां बन और बिखर चुकी थीं इस बीच। लेकिन एक सपना था जो अब भी झिलमिला रहा था, जिसकी झालर को पकड़ वह उठी थी और उन फूलों को ढूंढने लगी थी, और उन फूलों को ढूंढने लगी थी जिन्हें सीने से लगा वह सोने गई थी। जागने पर यह संसार उसे अब भी बहुत जाना पहचाना ही लगा था। फूल भले अनुपस्थित थे, लेकिन उसके प्रेमी वहां खड़े थे बाहें फैलाए। हर हाल में प्रेम बचा रहता है, उसने सोचा था। फिर आह्लादित हो खुद से कहा था, आसमान को छत और धरती को बिस्तर बना समुद्र की तरह कोई गीत गाना चाहिए। तभी उसका एक प्रेमी उसे बालों से पकड़ खींचता हुआ ले गया नींद और सपनों से बाहर, समेटे हुए अपने सीने में चुराए उसके सारे फूल, जहां सब कुछ नया था अपनी यातना में। दर्पण सी हंसी, एक हंसी दर्पण सी अपने होठों पर रख ली थी उसने, जिसमें देवताओं ने देखे अपने मुख, जिसमें कितने ही तारे उतरे देख रहे अपने अंधेरे। एक फूल जिसमें अपना दर्द उड़ेल गया, एक औरत छोड़ गई जिसमें अपनी नग्नता। उस हंसी पर बाद में देर तक चांदनी बरसी, हवा घंटों उसे पोंछती रही। बारिश ने उसे धोने की अनेक कोशिशें की, लेकिन वह सब कुछ जो उसमें संग्रहित हुआ ज्यों का त्यों संचित रहा। देवता अपनी कुरूपता पर फिर कभी दुखी नहीं हुए। तारे नहीं हुए विचलित अपने सत्य से बाद में कभी। फूल मुरझाया नहीं अपनी पीड़ा से उसके बाद। एक औरत लज्जित नहीं हुई अपनी देह से फिर। प्रेम के बारे में। सिल्विया प्लाथ, आओ मेरी आत्मा में बसो, निश्चिंतता महसूस करो। यहाँ अकेलापन कोई यातना नहीं जो ले जाए तुम्हें गैस स्टोव तक। नहीं प्रेम के बदले नहीं मिला प्रेम कोई महादुख। यहाँ जीवन की हल्की रोशनी में फूलों की तरह खिली हुई मिलेंगे जीवन जीने की अमूल्य सलाहें। अब एक फूल जिनमें से तुम्हें भी जीवित करेगा अपनी अद्भुत सुगंध से। आओ सिल्विया प्लाथ, मुझ में बसो, निश्चिंतता महसूस करो। यहाँ दूर दूर तक कोई पुरुष तुम्हें इतना बेबस नहीं कर सकेगा अपनी क्रूरता से कि तुम नष्ट हो जाओ। अपने प्रेम से नहीं मार सकेगा वह तुम्हें दोबारा। आओ और अपनी बाकी कविताएं लिखो। बताओ यह कैसी उदासी थी, बताओ वह कैसी उदासी थी जिसे तुम झेल नहीं पाई, डूब गई जिसमें अंततः। और यह भी कि अंत तक लगाते हुए आखिरी गोता क्या सोचा था तुमने प्रेम के बारे में। पसंद की जाने वाली स्त्री। प्रेम करती हुई स्त्री ही अब भी पसंद की जाती है। छल में भी एक अजीब जादू है जो झूठ में नहीं। कितना मिलता जुलता है झूठ भी आखिर सच से। मृत्यु यूं प्रेम से अंत में सच ही बचाता है हर स्त्री को। लेकिन तब तक वह तब्दील हो चुका होता है झूठ में कुछ इस तरह कि वह उसके किसी काम का नहीं रहता। छल रहता है ज्यों का त्यों तब भी अपने काम करता, प्रेम और मृत्यु का रथ हाँकता। मुक्ति के फायदे।
कुछ लोग अब समझ रहे हैं नारी मुक्ति के कुछ फायदे भी। कहते हैं देखिए किस तरह ढो रही हैं औरतें पहले से 8 गुना भार, पैदा कर रही हैं, पाल रही हैं बच्चे अकेले ही, चला रही हैं देश और समाज, कमा रही हैं, खा रही हैं अपना, मुक्त कर चुकी हैं पुरुषों को अपने से पहले ही। सोचकर लगता है कितना निरर्थक था बांध कर उन्हें रखना गायों की तरह, और खुद मरते रहना दाना पानी के लिए सबके। वैसे भी कब चाहिए थी औरतें प्रेम के लिए किसी को, जिनके साथ करना पड़ता था साझा तन से ज्यादा धन का। अच्छा है मुक्त हो रही हैं, मिल सकेंगी स्वच्छंद संभोग के लिए अब, एक समय जैसे मुक्त हुआ था श्रम पूंजी के लिए। यह सच है, पुरुषों के हमेशा काम आई हैं औरतें। आज भी प्रेम के बहाने उन्हें ले जाया जा सकता है अंधेरों में। मैं कथा कहूंगी। स्त्रियों, बार बार मैं तुम्हारी कथा कहूंगी। उतरूंगी जीवन की अंधेरी खोह में, दूर दूर तक बढ़ूंगी, पहुंचूंगी वहां जहां तक थोड़ी भी रोशनी बाकी होगी। देखूंगी तुम्हारे प्राचीन चेहरे जो अब तक दस्तावेजों की तरह सुरक्षित होंगे वहां। उनसे ही जान लूंगी तुम्हारा हाल, और यह भी समझ लूंगी कि बहुत फर्क नहीं है एक दूसरे के हाल चाल में। अब भी दुख में वह स्थिर ललाट है, मोमबत्तियों से जलती हैं अब भी वैसी ही आंखें, जिन्होंने देखे न जाने कितने षड्यंत्र, झूठ और अनाचार तमाम सभ्यताओं में। जिम्मेदारियों और बेतहाशा श्रम से झुकी वैसी ही पीठ, और शर्म में गड़ी वही गर्दन, अस्त व्यस्त वैसे ही केश जिन्हें बांधने का स्वांग हर सदी में हमने किया। होठ पर मृत पड़े जीवन के वही पुराने गीत जिन्हें एक समय हम सब ने झूम झूम कर गाया था, विश्व में जब बहुत कुछ हमारा था। स्त्रियों, तुम जहां कहीं भी हो, जिस सदी और जिस देश में, तुम्हें अपने पूर्व जन्म सा मैं कविता में पालूंगी, क्योंकि बार बार मैं ही थी जन्म लेती बनकर, कभी मीरा, राबिया, एमिली, सिमोन, अख्तोबा। कभी पूर्व जन्म की इससे अच्छी व्याख्या और क्या हो सकती है कि हम बार बार अपने को पालें खो जाने के बावजूद, एक सदी से दूसरी में, एक देश से दूसरे देश में, पर अपने होने की इस लंबी त्रासद कथा को कहकर बार बार किसी सुंदर मोड़ तक पहुंचाएं। मैं किसकी औरत हूँ, ये कविता सभी जगह पढ़ाई जाती है, कई भाषाओं में अनुदित है। इसी कविता से लोग मुझे हर जगह जानते हैं। ये 90 के दशक में लिखी गई कविता है, जब प्रत्यक्ष रूप से फेमिनिस्ट पोएट्री की शुरुआत होती है हिंदी में। मैं किसकी औरत हूँ, मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पांव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ। ऐसे ही थे सवाल उसके, बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में मेरे साथ सफर करती। उम्र होगी कोई 70-75 साल, उम्र होगी कोई 70-75 साल। आंखें धस गई थी उसकी, मांस शरीर से झूल रहा था, चेहरे पर थे दुख के पठार, थी अनेक फटकारों की खाइयां। सोचकर बहुत मैंने कहा उससे, मैं किसी की औरत नहीं हूं, मैं किसी की औरत नहीं हूं, मैं अपनी औरत हूं, अपना खाती हूं, जब जी चाहता है तब खाती हूं। मैं किसी की मार नहीं सहती और मेरा परमेश्वर कोई नहीं। उसकी आंखों में भर आई एक असहज खामोशी। आह, कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, संशय में पड़ गई वह। समझते हुए सभी कुछ मैंने उसकी आंखों को अपने अकेलेपन के गर्व से भरना चाहा। समझते हुए सभी कुछ मैंने उसकी आंखों को अपने अकेलेपन के गर्व से भरना चाहा। फिर हंसकर कहा, मेरा जीवन तुम्हारा ही जीवन है, मेरी यात्रा तुम्हारी ही यात्रा। लेकिन कुछ घटित हुआ है जिसे तुम नहीं जानते। हम सब जानते हैं अब कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपने होते हैं, अपने आप में लथपथ, अपने होने के हक से लगभग।
यात्रा लेकिन यही समाप्त नहीं हुई है, अभी पार करनी है कई और खाइयां फटकारों की, दुख के एक दो और समुद्र, पठार यातनाओं के अभी और दो चार। जब आखिर आएगी वो औरत जिसे देख तुम और भी विस्मित होगी, भयभीत भी शायद, रोगी उसके जीवन के लिए फिर होश शंकित, कैसे कटेगा इस औरत का जीवन फिर से कहोगी तुम। लेकिन वह हंसेगी मेरी तरह, फिर कहेगी उन्मुक्त हूं देखो, और यह आसमान, समुद्र और इसकी लहरें, हवा यह और इसमें बसी प्रकृति की गंध सब मेरी है, और मैं हूं अपने पूर्वजों के शाप और अभिलाषाओं से दूर, पूर्णतः अपनी। विमला की यात्रा। उसे जाना है आज शाम 4 बजे रेलगाड़ी से, जाना है पति के घर से इस बार पिता के घर। एक घर से दूसरे घर जाते हैं वही वही, नहीं होता जिनका अपना कोई घर। 12 साल की उम्र में विमला ब्याह दी गई। जब वह गई पति के घर पहली बार, उस घर को उसने बनाया अपना, लीप पोत कर चमकाया उसे, कूट पीस कर हमेशा इकट्ठा किया और रखा, साल भर का अनाज, धोए सबके पांव, सिले सबके उधड़े फटे कपड़े। कहते हैं पति का घर होता है पत्नी का घर। इस बार लेकिन विमला को जाना है दुख की ऐसी यात्रा पर, जिसके पार उतर जीवन स्वयं अपने पार उतरता है। दुख से मिल दुख किसी उजाड़ में जा भटकता है। पति की मृत्यु के बाद औरत का जैसे संसार बदलता है। सुबह से ही ठीक कर रही है विमला अपने कपड़े, संभाल रही है कसीदाकारी के लकड़ी वाले फ्रेम, रेशम के आधे अधूरे उलझे सुलझे धागे, वे कपड़े जिन पर काढ़ रखे हैं उसने, वे सारे फूल जिन्हें प्रकृति भी नहीं खिलाती, वे फूल जो अमर होते हैं और सिर्फ स्त्री के हृदय में खिलते हैं, या फिर विमला के लिए चुपचाप उसके गुमसुम संसार में। पति की मृत्यु के बाद आज शाम 4 बजे विमला जा रही है अपने पिता के संग कुछ दिनों के लिए बहलाने मन। वह जा रही है रेलगाड़ी से एक ऐसी यात्रा पर जिसमें कहीं नहीं आता उसका अपना घर। मन ही मन इसलिए वह मनाती है, हे ईश्वर, हो जीवन में मेरे ऐसी यात्राएं अब कम, हो मेरा एक ही जीवन, अपना एक घर, जैसे है मेरी एक आत्मा। प्रेम करती बेटियां। आज बेटियां कितना प्रेम करती हैं अपने पिताओं से, वही जो बीच जीवन के उन्हें बेघर करते हैं, धकेलते हैं जो उन्हें निर्धनता के अगम अंधकार में। कितनी अजीब बात है, जिनके सामने झुकी रहती है सबसे ज्यादा गर्दन, वही उतार लेते हैं सिर। कुछ कविताएं मेरे मॉन्ट्रियल प्रवास की हैं। मैं वहाँ पीएचडी करने गई थी मैगिल यूनिवर्सिटी, और काफ़ी समय तक रही थी वहाँ, और एक पूरी सीरीज मैंने लिखी है। अभी पिछले महीने सितंबर एंड अक्टूबर में फिर से मैं गई हुई थी, वहाँ से लौट के एक नई सीरीज की शुरुआत की है मॉन्ट्रियल पोएम्स की। तो उसका ये पहले वाला जो हिस्सा है वो मैं पढ़ रही हूँ। एक कविता मैं उसकी भी पढ़ूँ जो लौट कर आई वहाँ से। रूथ का सपना। रूथ ने देखा एक सपना, उसने देखे थे कई ऐसे सपने, तब उसके साथ थे उसके दूसरे प्रेमी। इस बार वह बिस्तर में अकेली थी और शहर भी दूसरा था। इस बार आधी रात से ही बर्फ गिरने लगी थी और उसके घर के बाहर सुबह सुबह प्रेमियों का एक जोड़ा जकड़ कर अलग हुआ था। रूथ का सपना मामूली सपना नहीं था। उसने देखा था एक घने पेड़ के नीचे बैठे एक दार्शनिक संत को, जो उसे समझा रहा था अस्तित्व के माने। उसने उसे बताया भाषा ही समस्त संसार है और उसमें ही एकांत और प्रेम दोनों संभव है। रूथ भ्रमित थी क्योंकि वह तो भाषा में ही थी सदा से, लेकिन उसे प्रेम के बदले प्रेम कभी नहीं मिला और उसे एकांत भरा पड़ा था पिता की यातना और माँ की भीरुता से।
यदा कदा उसमें टहलते हुए आए थे कुछ प्रेमी जो छोड़ गए थे सिर्फ अपने बिस्तर। वो देखना चाहती है कई बार बस यही सपना, ताकि बस समझे भाषा में झिलमिलाते अकेलेपन की गरिमा को कैसे पाया जाए, किस बर्फ के शहर में कैसे जिया जाए। सारा का सुंदर बदन। सारा पहने हुई थी झीना सा एक ब्लाउज, अंदर था रेशम का एक स्लिप, होंठ थे सूजे गुलाबी, आंखों में नींद थी अभी बाकी। रात को लिए साथ मिली थी सारा मुझे पहली बार। उसने उतार रखे थे अपने गरम कोट, दस्ताने, गुलबंद, जैसे वो बदलना चाहती हो इन सबको। लेकिन जानती थी सारा लादना है इनको निकलते ही इस गर्म कमरे से बाहर, जैसे लदी है ये जिंदगी उसके सुंदर बदन पर। मिली जब दोबारा मुझे सारा सट कर बैठ गई मेरे पास, कहने लगी चला गया उसका प्रेम किसी दूसरे शहर में। अब तो फिर से पाना होगा कोई स्पर्श, ढूंढनी होगी कोई और ऊष्मा। क्या होगा इस खाली सी आत्मा का, इसे तो भर नहीं सकती पूरे शहर की बर्फ भी, इसे सिर्फ प्रेम भर सकता है, मिलता है जब मुश्किल, अब मुश्किलों भरा। मिली सारा जब मुझे तीसरी बार, साथ में था नया प्रेम उसका, उसे चूमता, पर उसका शरीर अपनी सुंदरता पसारे खिल रहा था धूप में बर्फ पर एक फूल सा। मैंने मन ही मन कहा खुश रहो सारा, लिए अपना यह सुंदर बदन, आत्मा की चिंता मत करो, वह तो सदा खाली ही रहती है। मेरी कविताओं में एक रास्ता है, एक चित्र है, ऐसी स्त्रियों का चित्र जिसमें वो खुश हैं और स्वायत्त हैं, जैसे कि वो पितृसत्ता के बाहर रह रही हूँ, या फिर अपने इतने इतने भीतर कि पितृसत्ता की पहुंच वहां तक ना हो। तो इस तरह की कुछ कविताएं, जो मेरा आखिरी संग्रह आया भी, वासना एक नदी का नाम है, उसमें भी मैंने कुछ ऐसी कविताएं लिखी हैं जिससे प्रति संसार दिखता है, ऐसा संसार है, लेकिन उस संसार को देखने के लिए एक गहरे नकार की जरूरत पड़ती है, इस सिस्टम को नकारने की जरूरत, जिसमें स्त्री का दमन हो रहा है या पुरुषों का भी दमन हो रहा है। ये कविता मेरे पहले संग्रह में ही है, वहीं से ये जो द्वंद्व है और शासित होने या दमित होने और उससे उबरने का, यानी मुक्ति का, वो दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। और वासना एक नदी है, नदी का नाम है, उसमें आकर जो मुक्त जीवन, शांत क्लांत सुंदर जीवन, उसके चित्र ज्यादा उभर करके आए हैं। इसलिए इस संग्रह का अपना एक महत्व है, इस नए संग्रह का। मनोकामनाओं जैसी स्त्रियां। ख्याल है इस बात का कि वह और आगे बढ़ी तो खाई है, हटी पीछे तो है आग, खड़ी रही तो मूर्छा है गिराने के लिए। ख्याल है कि जिस जगह टिके हैं पांव वह भी खिसकने वाली है। उसमें भी एक अजीब ताप है जो जलाता है आत्मा को। जगह बदलने की बात हो तो जगह से जगह बदल लूं, लेकिन यहाँ तो आसमान में ताकते बीते हैं बरस, देखते हुए अंधकार और प्रकाश के खेल, मेल जोल उनके। और अब तो एक आदत सी पड़ गई है सितारों की रची रचाई दुनिया को देखने की, चाहने की वह सीढ़ी जिससे पहुंचूं उन तक, बसने उन्हीं के बीच। मैं पहचानती हूँ आखिर उनका वह झुरमुट जिसमें मैंने भी चुना है अपना एक कोना, जहां जाकर ठहरती हैं पृथ्वी से लौटी उन्मुक्त हवाएं, ऋतुएं जहां जाकर सोचती हैं अपना होना। ख्याल है कि पहुंचूं वहां जहां पहले से ही एकत्र हैं ढेर सारी मनोकामनाओं जैसी खुश और सुंदर स्त्रियां। मेरा भरोसा कविता में बहुत है, अपनी कविता में भी खास करके। तो एक मेरा डायलॉग कविता से भी चलता रहता है।
मैं मानती हूँ कि स्त्री का जीवन कविता के जीवन की तरह हो सकता है अगर वो अपने कविता के भीतर हो और उसकी महत्ता को समझती हो। कविता का जीवन, मुझसे भी जटिल जिएंगी मेरी कविताएं, मुझसे भी जटिल जीवन जिएंगी मेरी कविताएं। सोए रहेंगी कोई 100 साल, कोई उससे भी ज्यादा। जागेंगी खोलेंगी आंखें जब कई कई बसंत आ और जा चुके होंगे। जाने कितनी ही बार खिल चुके होंगे रात रानी और गुलाब। कितनी ही बार उपकृत हो चुकी होगी पृथ्वी उनकी अलौकिक सुगंध से। कितने संबंध बन और बिगड़ चुके होंगे, आ जा चुके होंगे कितने ही राजा रानी। ध्वस्त ध्वस्त हो चुके होंगे उनके राजपाट। इतने वर्षों बाद भी मेरी कविताएं अचंभित नहीं होंगी, तब भी उन्हें संसार अनुपम ही लगेगा अपनी क्रूरता में। तब भी वे ढूंढेंगी प्रेम और सहिष्णुता है इस संसार में। और उसकी जो यात्रा है स्त्री की, लोगों को न दिखता हो लेकिन वो सदा यात्रा करती रहती है अपने भीतर और अपने बाहर। कविता है कोहरा, नदी और नाव। पहले एक नदी थी जहां अभी कोहरा है, अनगणित अश्रु बूंदों की तरह ठहरा हुआ। एक नाव जहां अब भी हिल रही है अपनी परछाई सी। एक बड़ी चिड़िया जिस पर बैठी थी काठ जैसी। एक आदमी जहां अपना सामान बांधे खड़ा था कहीं जाने के लिए। एक औरत के रोने की हल्की हल्की आवाज हवा में अभी बची थी। तभी अचानक कोई तेज हवा आई, चली गई पहुंचती हुई पूरे दृश्य को। आत्मा की अमर छाया से हिलती हुई नाव भी नहीं बची। वर्षों फिर कोई हवा इधर नहीं आई, कोई कहीं जाने के लिए नहीं आया। किसी औरत के रोने की आवाज नहीं उभरी कहीं से। बस सूखी हुई घास इधर आई हरियाली की खोज में। उसे मैंने अपने मन में बिछा लिया सोचकर, एक दिन आएगी नदी भी इधर खोजती हुई पानी। कोहरे में जिसकी हिलती हुई एक नाव होगी, लाद कर अपना सामान तब मैं भी निकलूंगी एक यात्रा पर जिसमें सिर्फ हवा मेरे साथ होगी। जो नया संग्रह है उसमें प्रकृति की जो अपनी वासना है जिससे ये संसार चलता है, उसी को मैंने स्त्री की वासना का नाम किया। क्योंकि प्रकृति और स्त्री मिलकर एक गहरी सृष्टि की रचना करते हैं जो दिख करके भी नहीं दिखती है लेकिन जिसके बगैर कुछ भी नहीं होता। तो इसमें गहरा अनुराग इस प्रच्छन्न प्रक्रिया से दिखाने की कोशिश की गई है इन कविताओं में। और रात के भीतर क्या है, रात का अंतस क्या है, रोशनी का रहस्य क्या है, ऐसी चीजों पर अब रिफ्लेक्शन इन कविताओं में है। तो ये दार्शनिक होती हुई भी ये बहुत जुड़ी हुई कविताएं हैं जीवन की असलियत से, सच्चाई से। जैसे एक कविता बारिश की आवाज। बारिश हम सब देखते हैं, उसकी आवाज भी सुनते हैं, लेकिन हम उस आवाज का विश्लेषण नहीं करते। बारिश की आवाज। एक स्याह रात थी वह, स्याह से थोड़ी अलग, और सभी जगह थे, देखना चाहते थे इसका रंग बदलना। अभी भी यह एक बैगनी रात थी, थोड़ी देर बाद हल्की नीली रह जाएगी। जब यह सफेद होगी तब शायद कुछ लोग सोने जाएं, लेकिन तब तक तेज बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश की आवाज सुनने के लिए कुछ लोग तब भी जगे रहेंगे। रात का अंतस। जब हवा थोड़ी थमी तब जंगल से दूसरी आवाजें आने लगी। इतनी आवाजें कि लगा वे कब की रुकी हुई थी। उनका आवाज बनना कब से बचा हुआ था,
ये महज फुसफुसाहटें थीं अब तक। जब हवा शांत हो गई, नदी बहने की आवाजें आने लगी। पानी की आवाज सुनना भी कितना रहस्यमय अनुभव हो सकता है। जबकि उसकी भयंकर मंशा को झेल चुके थे बगल के गांव में रहने वाले परिवार। बाढ़ में बह गए थे बूढ़े, बच्चे, जानवर। अभी पानी कुछ कहने को है कि वह इतना प्रलयकारी नहीं, न प्रकृति ही ऐसी है कि वह हमारे भीतर है, बहुत भीतर। अभी हवा बिल्कुल शांत है। अभी किसी की देह में एक कायनात करवट ले रही है। कोई पुरानी वासना सरसरा रही है। एक आवाज भीतर से उठ रही है, रात तक रुको। उसके अंतस को देखना है तो रात तक रुको। ऊपर तारों की छतरी को तनने दो, चांद को सरकने दो बाईं तरफ थोड़ा। आने दो बाहर नृत्य करने उस काले पक्षी को जो रात का पक्षी है, अप्रतिम, अपने सौंदर्य में भयावह। अभी हवा जरूर चल पड़ी है। एक दूसरी आवाज फिर से आ रही है, सन सन सन। क्या तुम्हें मालूम है, इसका अर्थ सिर्फ आत्मा जानती है। देह को भी इसका पता नहीं। वह बस सिहरती है किसी प्रेम की अनुभूति में। प्रेम, मगर किसका, किससे? बारिश और पत्ते। पहाड़ पर बारिश हो रही है जिसे हम नहीं देख रहे। घने जंगल के मध्य शाल के पत्ते गिर रहे हैं, हम उन्हें भी नहीं देख रहे। रेगिस्तान में चलते अंधड़ को भी आसमान दिख रहा है सिर्फ, या फिर रेत। खुद इस पल हम उस नियम को भी नहीं देख रहे जिसके तहत पत्ते गिरते हैं, आंधियां चलती हैं। हृदय में पीड़ा के भी रसायन को कौन जानता है, देखता भी कौन है? और कौन इस बात को कि इस पृथ्वी की तरह कई और ग्रह हैं जो पृथ्वी नुमा है, कई पृथ्वी जिस पर हमसे अलग जीव रहते हैं, जिनके भी हृदय होते हैं और उनमें भी रहती है पीड़ा। वहां जाने के भी नियम होते होंगे। शरीर छोड़कर वहां भी जाता होगा। यह जानना भी कितना सुकूनदेह है कि बिना रहस्य के कुछ भी नहीं इस कायनात में, कि जो अलक्ष्य है वो भी नियमबद्ध है। और ये कविता जिसमें स्त्री अपने मनोरम रूप को पहचानती है। प्रकृति तो हमें नहीं बता पाती कि वो मनोरम है, कितनी मनोरम है। हम जितना समझते हैं उससे ज्यादा है। लेकिन स्त्री के पास भाषा है और लगाव है प्रकृति से, जिसके जरिए वो आत्मज्ञान प्राप्त करती है। उसी दो कविताएं पढ़ती थी। मनोरम, वह स्त्री अपने मनोरम होने के सत्य को जानती थी। ऐसी ढेर सारी और भी बातों को वह जानती रही है। उसने झरनों, पहाड़ों और चिड़ियों के बारे में बहुत बहुत सोचा। घास की सिहरती देह के बारे में भी उसके पास विरल ज्ञान है, अनुभव और सिद्धांत भी। वह बता सकती है कई तरह के सिहरनों के बारे में, और यदि वह घास के बारे में हो तो उसका ज्ञान और गहरा मालूम पड़ता है। कई बार वह घास और हवा के संबंध के बारे में अलग से बातें करती है। और हवा तो खैर उसके भीतर ही रहती है। उसने एक बार यह बात बताई थी, हवा मनुष्य से अधिक दूसरे प्राणियों के लिए सहिष्णु है और पेड़, पत्तों और घास जैसी मामूली सब चीजों के लिए बड़ा सत्य है। वह यह अक्सर कहती पाई गई है। स्त्री फिर भी अपने होने के सत्य को लेकर ज्यादा आश्चर्य से भरी रहती है। उसका अपना मनोरम होना उसे खुद पर बहुत रिझाता है। वह सोई नहीं एक रात जब उसने अपनी इस बात का विश्वास किया। वह प्रफुल्लित रही, किसी का इंतजार नहीं किया, किसी की राय नहीं चाहिए। वह जगी सुबह, आईने में अपना चेहरा देखा, मुस्कुराई और कहा, सुंदर, मनोरम।
और एक कविता है संपदा। ये सविता भार्गव को समर्पित है। कैसे इस वाक्य पर ना मरूं, उस भाषा पर निछावर न हूं, जिसमें एक स्त्री सृष्टि को देखती है एक विशाल पक्षी की तरह अपने पंखों को खोलते बंद करते, जिसमें वह पाती है इसकी सबसे सुंदर रचना। अपने मन के अलावा वह देखती है अपनी देह की संपदा, अपने उभरे स्तन, अपनी सुंदर बाहें, लंबे काले केश वह देखती है जिससे जन्म लेती हैं कितनी ही सृष्टियां। अपनी योनि वह देखती है विराजती योगिनियों को, इतने ही भैरवों को उन्मत्त नृत्य करते हुए आसपास। कैसे न निछावर हो उस खुद पर जिसका रक्त दौड़ता है मुझ में। मेरी नसें उमड़ी नदी सी बेतवा अलकनंदा का प्रतिरूप जान पड़ती हैं। मैं समूचे आकाश में खुद को फैला पाती हूँ, सारी धरती को खुद में धड़कती हुई। हवा को संभोग रख पाती हूँ जंगल में, फूलों पर थिरकते भंवरों के रहस्य समझ पाती हूँ। मैं स्त्री हूँ या कि सृष्टि, क्यों यह भेद भीतर रखती हूँ। देखती हूँ खुद को खुलती हुई, खुद को बंद होती हुई। देखती हूँ मैं कब से सुंदर हूँ, इस पर सोचती हूँ।